नीला समंदर अनंत विस्तार और उस पर भारत का तिरंगा लहराता युद्धपोत, यही है भारतीय नौसेना, जो सिर्फ एक रक्षा शक्ति नहीं बल्कि एक मिसाल है शौर्य, समर्पण और सेवा की। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज स्वतंत्रता दिवस है। डीडी हिमाचल की ओर से आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस मौके पर हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना की, जो हमारा गर्व है। ये सिर्फ एक रक्षा बल नहीं है, सुरक्षा बल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सेना है जो हर भारतीय के आत्मसम्मान और इसके साथ साथ उसका जो हम बात कर सकते हैं उसकी सुरक्षा की एक अदृश्य ढाल है। भारतीय नौसेना जो है हर लहर को चीरते हुए, हर तूफान से लड़ते हुए सीमा से परे भारत की शान को बढ़ा रही है। आज इस मौके पर हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे खास मेहमान जो भारतीय नौसेना से हैं, रिटायर्ड कॉमोडोर रूपन बेम्बे। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि इन्होंने अपने कार्यकाल में जो समुद्री सीमाओं हैं उनकी रक्षा तो की ही, साथ ही अपने नेतृत्व से, अपने साहस से, समर्पण से नौसेना को गौरवान्वित भी किया। तो सर, बहुत खुशी हो रही है कि आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपसे हमारी मुलाकात हुई है। आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं जो देश की सुरक्षा कर रही हैं उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। और आप हिमाचल से संबंध रखते हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र से, शिमला से संबंध रखते हैं जो बहुत खूबसूरत है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र से जो समुद्र तक का सफ़र है, लहरों का सफ़र है, आपने कैसे तय किया? कैसा पारिवारिक माहौल था? शिक्षा कहाँ से हुई? कैसे अनुभव रहे? जर्नी आपकी पूरी कैसी थी? जी, सर्वप्रथम तो मैं दूरदर्शन का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इस महान दिवस पर, आज 15 अगस्त है जी, तो मेरी तरफ से सभी आपके दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, अब आपको मैं थोड़ा सा लहरों का बताता हूँ किस प्रकार मैंने अपना सफ़र ज़िंदगी का तय किया है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो सेंट एडवर्ड शिमला से स्टार्ट हुई थी, ये 1971 में। तो तभी से शिमला एक उस वक़्त छोटा सा शहर था, सबके अंदर 71 की वॉर हुई थी, तो एक देश प्रेम का जज्बा सभी स्कूल के बच्चों में देखा जा सकता था। तो उसी क्षण से मैंने तय कर लिया था कि मुझे अगर जाना है तो वर्दी पहननी है और देश की सेवा में लगना है। तत्पश्चात मैंने अपनी 8वीं कक्षा सेंट एडवर्ड से कंप्लीट करके फिर मैं केंद्रीय विद्यालय जाखू से मैंने 9th और 10th की। वहाँ एक अलग किस्म का माहौल था, सभी लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहे थे, तो मैं भी उसी में लग्न हो गया। लेकिन मेरा, आप कह लीजिए, मेहनत तो थी, लेकिन मैं वो एग्ज़ाम अपने चौथे अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाया। तो फिर भी मैंने हार नहीं मानी। तब मेरा पैशन था कि मैं भारतीय वायुसेना में भर्ती हूँ किसी प्रकार से और फ्लाइंग करूँ, क्योंकि शिमला एक छोटा सा शहर था, तो अंबाला से कई बारी यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट ऊपर से उड़ान भरते थे, तो उनसे मैं बहुत प्रेरित होता था। तो मेरा ये सपना था कि मुझे एक पायलट ही बनना है। तत्पश्चात फिर मैंने जब एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया तो पहले पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें, तो वो मेरा क्लियर हो गया सौभाग्यपूर्वक। लेकिन मैं एसएसबी नहीं क्लियर कर पाया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज संजौली से मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी नॉन मेडिकल की और उसमें भगवान की कृपा से मैंने टॉप किया कॉलेज में। और फिर मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें भी मैंने क्लियर कर लिया। लेकिन फिर से जैसे मेरी किस्मत में था, मैं एसएसबी नहीं क्लियर कर पाया। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखा। तो एक जो हमारे सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता था जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग यूनिफॉर्म में दर्शाए गए होते थे। तो उस वक़्त मुझे एक वाइट यूनिफॉर्म से एक अलग ही किस्म की एक अंदर से एक जागृत हुआ कि ये क्यों ना नेवी को ट्राई किया जाए। और नेवी का कभी भी भारतीय नौसेना का विचार मेरे मन में आया ही नहीं था। तो सौभाग्य था कि उस वक़्त एक एडवर्टाइजमेंट निकला था अखबार में कि भारतीय नौसेना
ग्रेजुएट्स को ढूंढ रही है जो पायलट बनेंगे डायरेक्टली जी। और तो मैंने कहा ये एक मौका है, तो मैंने उस वक़्त उसके लिए फॉर्म भरा और मैंने इंटरव्यू दिया और मैं पास हो गया जी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण था कि बेंगलोर से मैं एसएसबी मैंने क्लियर किया। पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट मेरा एनडीए के टाइम का क्लियर हो रखा था जी। तो हम केवल 12 लड़के इस पूरी प्रक्रिया में पास हुए थे जी। और उनमें से मैं अकेला था जो मेडिकल क्लियर कर पाया। जी। तो ये मेरा सौभाग्य था कि 1986 में जी। मैं ये पूरे प्रक्रिया क्लियर करके मैं तैयार था भारतीय नौसेना में भर्ती के लिए। जी। तो हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई उन दिनों में नेवल एकेडमी होती थी गोवा में। जी। तो गोवा 2 अगस्त 1987 को मुझे आज भी याद है वो दिन, हम लोग गोवा में लैंड किए थे। पहली बारी मैं, मेरे जो बड़े भाई साहब थे उन्होंने मेरी टिकट स्पॉन्सर की जी। ताकि मैं मुंबई से एयरक्राफ्ट में, इंडियन एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट में हम गोवा पहुंचे जी। और वहाँ पे डेबलिम एयरफील्ड जो है जो नेवी की ही एयरफील्ड है जी। वहाँ हम लैंड किए। वहाँ से हम फिर पैदल चलते हुए वास्को डिगामा रेलवे स्टेशन तक पहुँचे अपने ट्रंक लेके जी। और वहाँ से फिर नौसेना की बस आई हुई थी जो हमें एकेडमी तक ले गई। तो वो 6 महीने जो एकेडमी में थे वो एक तरीके के ऐसी फाउंडेशन है जैसे आपके जो आपस में कॉमराडरी होती है, नए दोस्त मिलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग पूरे देश के वहाँ पे मिलते हैं जो इकट्ठे हम ट्रेनिंग करते हैं जी। और बहुत ही कठिन परिश्रम होता है जो ट्रेनिंग के टाइम में जो माहौल होता है कि आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं जी। 4 बजे फिर आपकी दौड़ भाग का प्रक्रिया शुरू होती है। आधा घंटा आपको दिया जाता है अपना दिनचर्या कंप्लीट करने के लिए। तत्पश्चात आप फिर लग जाते हैं, पूरा दिन कब निकला, कब स्टार्ट हुआ और कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चलता है जी। क्योंकि नेवी एक ऐसी सर्विस है जिसमें पढ़ाई का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है जी। टेक्निकल लोगों को नॉलेज होनी चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई भी कराई जाती है, नेवी के बारे में बताया जाता है, शिप्स के बारे में बताया जाता है। तो सबसे मज़ेदार किस्सा मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा कि क्योंकि मैं शिमला से था तो मुझे स्विमिंग का, तैराकी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, ना मैंने कभी की थी। शिमला में स्विमिंग पूल होता ही नहीं था हमारे टाइम में। तो हमारे को स्विमिंग में बड़ी मुश्किल आई। मेरे को पानी में डालते थे तो मैं सीधे ही नीचे डूब जाता था तो डर था नहीं तो, लेकिन तैरना आता नहीं था तो बड़ी परिश्रम मेरे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई गई और फाइनली वो दिन आया। मुझे अभी तक याद है क्योंकि स्विमिंग तब हमारे को करवाते थे पूरे कपड़ों के साथ जी। तो इतना भारी हो जाता था कि अपना साथ में आपने पूरा अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो यथा स्थिति ऐसी बनी कि मतलब पूरे मैंने अपना दमकश लगा के कि आज तो मुझे ये करना ही है जी। तो वो किसी प्रकार से मैंने अपना पूरा बॉडी का दम लगा के और कड़ी मेहनत से मतलब आप कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस ही था जो मेरे को पार ले गया उस वक्त और मैंने वो स्विमिंग टेस्ट क्लियर किया जी। उसके बाद मेरी खुशी की सीमा नहीं थी क्योंकि बाकी में मेरे नंबर बहुत ही अच्छे थे एकेडमी में जी। जी। और मैंने वहाँ से फिर नेवल एकेडमी को विदाई की और उसके बाद हमारी फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए हमारे को भेजा गया वहाँ से एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल जिसमें हम भारतीय वायुसेना के जो कैडेट्स होते हैं उनके साथ हम फ्लाइंग करते हैं। तो मेरी बेसिक फ्लाइंग जो थी वो किरण एयरक्राफ्ट के ऊपर हुई जो जेट है अब तो फेज आउट हो रहा है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट में पहली बारी मैं बैठा तो मुझे ऐसे लगा कि इससे बढ़िया चीज़ तो मैंने ज़िंदगी में देखी नहीं। पहली बारी मैं जब फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर हमारी ट्रेनिंग होती है तो बैठे तो सौभाग्यपूर्वक मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे वो भी हिमाचल के थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट रवि शर्मा उनका नाम था उस वक्त और वो बड़े ही उन्होंने अच्छे से मेरे को कॉकपिट के अंदर पूरी ड्रिल सिखाई जी। मुझे आज भी याद है वो पहला दिन जब मैं उस जहाज में रनवे पे जब जहाज दौड़ रहा था तो मैं ये देख रहा था दोनों तरफ रनवे के कि इतनी तेजी से चीज़ें हो रही हैं कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन अंदर एक आत्मविश्वास था कि मुझे ये करना ही है और किसी भी कीमत पे ये मेरे को पास करना ही है यहाँ से जी। तो वो एक पीरियड ऐसा था जिसमें अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कैडेट्स को क्योंकि आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती उसमें एयरक्राफ्ट में। तो जब मुझे याद है कि हम सुबह 3 बजे उठ जाया करते थे तो और 3 से लेके 4 बजे तक हम अपना दिनचर्या करके फिर साइकिलिंग करते हुए
एकेडमी तक जाते थे जहाँ रनवे था, और कम से कम 25-30 जहाज लाइंड अप होते थे, और 4:30-5 बजे हमारी ब्रीफिंग शुरू हो जाती थी। ब्रीफिंग में पूरा बताया जाता था कि आज क्या क्या करना है सॉर्टी में, और उसके बाद फिर हम बारी बारी से हमारे को जहाज एलोकेट होता था तो हम कॉकपिट में बैठ के फिर उड़ान भरते थे। तो जब हमने ये किया तो तकरीबन 80 घंटे की ये ट्रेनिंग होती है, स्प्रेड ओवर पूरे 6 महीने के लिए जी। वो कंप्लीट करके तो एक ऐसा अनुभव होता है जब फर्स्ट टाइम 21वीं या 22वीं सॉर्टी में आपको क्लियर किया जाता है सोलो, कि अब आप अकेले उड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता शब्दों में कि किस प्रकार से आदमी को इतना अच्छा लगता है कि फर्स्ट टाइम वो सोलो आ रहा है एयरक्राफ्ट में, और आप दाहिनी तरफ इंस्ट्रक्टर बैठते हैं तो आप दाहिनी तरफ देखते हैं तो कोई भी नहीं है, तो सडनली आपको एहसास होता है कि अभी आप अकेले ही हैं जिनको ये कार्य पूरा करना है, आपके पास चॉइस नहीं है। तो वो फर्स्ट टाइम जब आप जहाज को लैंड करते हैं रनवे पे, वो एहसास ऐसा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अपने तमाम दर्शकों को हम एक क्लिप दिखाना चाहेंगे और उसके जरिए बहुत कुछ जान पाएंगे नेवी के बारे में। जी जरूर। Presently, the Indian Navy has 66 ships on order, of which 50 are under construction in various stages, and 12 ships are to be delivered in the next 12 months. These ships sum up a tonnage of over 2 lakh tons and a value of rupees 1.1 lakh crores or 13 billion US dollars. These ships are being constructed across 6 shipyards in India, while 2 ships are under construction in Russia. India will finally receive the stealth frigate Tushil from Russia in December 2024 after a long delay. Defence Minister Rajnath Singh will induct the guided missile warships on 9th December at Yantar shipyard in Russia's Kaliningrad. These 2 Russian origin ships are going to be the last warships to be imported for the Indian Navy. The Indian Navy is aiming to have between 155 to 160 warships by year 2030 and between 175 to 200 warships by year 2035. The increasing interest of the Chinese People's Liberation Army Navy in the Indian Ocean region has led to the Indian Navy to invest more on anti-submarine ships such as Kamorta class corvette, long-range maritime reconnaissance aircraft such as Boeing P-8 Poseidon, and the unmanned aerial vehicles. Today, the Indian Navy has 2 aircraft carriers in active service, one of which is the INS Vikramaditya, which serves as a flagship of the fleet. Vikramaditya, formerly Admiral Groskov, is a modified Kiev-class aircraft carrier produced at a total cost of rupees 2.3 billion from Russia in December 2013. The second aircraft carrier, the indigenously built INS Vikrant, was commissioned on 2nd September 2022. The Navy has an amphibious transport dock INS Jalashwa in the Indian Naval Service. The Navy currently operates 3 Visakhapatnam, 3 Kolkata, 3 Delhi and 3 Rajput class guided missile destroyers. The ships of Rajput class are being replaced by the next generation Visakhapatnam class destroyers, which features a number of improvements. As the name suggests, the destroyers can unleash a devastating blow to the enemy with their sheer firepower. In addition to destroyers, Navy operates several classes of frigates such as 3 Shivalik and 6 Talwar class frigates. The smaller littoral zone combatant in service are in form of corvettes, of which the Indian Army operates the Kamorta, Kora, Kukri, Veer and Abhay class. As of August 2024, the Navy's subsurface fleet included 2 Aryan class SSBN, 16 conventionally powered attack submarines. The conventional attack submarines of Indian Navy consists of 5 Kalavari, the French Scorpion class submarines, 7 Sindhu Ghosh, the Russian Kilo class, and Shishumar, the German Type 209/1500 classes. The Navy operates भारतीय नौसेना का शौर्य हमने देखा इस क्लिप के जरिए,
और जैसा कि हमने अभी देखा कि कितना शक्तिशाली है हमारी भारतीय नौसेना के जितने भी बेड़े थे, जितने भी जहाज़ थे, और काफ़ी विशाल समंदर है, उसमें काम करना बहुत मुश्किल रहता है। काफ़ी चैलेंजिंग जॉब होगी ये, क्योंकि हम थल सेना, वायुसेना की बात करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं हमारे युवा, लेकिन नौसेना एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में पूरी तरह से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन युवाओं के पास नहीं है। अगर हिमाचल से हमारे युवा जाना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो कैसे उनको अपना दिमागी तौर से तैयार होकर जाना पड़ेगा, कौन से चैलेंजेस है जो फेस करने पड़े आपको भी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में काफ़ी फ़र्क रहता है। जैसे आपने कहा कि तैराकी में मुश्किल आई आपको क्योंकि ये फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं थी, तो कैसे अपना करियर बना सकते हैं और कितने टाइम की ट्रेनिंग रहती है यहाँ पर? जी, पहले मैं अपने पुराना जो मैंने स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो एयरफोर्स एकेडमी कंप्लीट करने के बाद मैं वापस हेलीकॉप्टर्स के लिए मैंने वॉलंटियर किया, तो हेलीकॉप्टर्स में मेरी ट्रेनिंग हुई जो कोचिन में हुई। तो ये 6 महीने का कोर्स था, और वो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा जो पर्सनल है थोड़ा सा। जब मेरी पासिंग आउट परेड हुई तो मेरे को एक दिन पहले बताया गया कि मेरे को 2 अवार्ड मिल रहे हैं, बेस्ट इन फ्लाइंग हेलीकॉप्टर पायलट एंड ओवरऑल बेस्ट हेलीकॉप्टर पायलट। तो उन दिनों में मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो मैं मेरे पेरेंट्स शिमला से चल चुके थे गाड़ी में, ट्रेन से, और निकल चुके थे कोचिन आने के लिए। तो ये 22 दिसंबर 1988 की कहानी है। तो वो लोग शायद 20 तारीख को निकले होंगे शिमला से, तो 22 को उनको सुबह 8 बजे पहुंचना था, जबकि पासिंग आउट परेड थी। तो पूरी परेड लाइंड अप थी, मैं भी लाइंड अप था, लेकिन मैं उनको कन्वे नहीं कर पाया कि मेरे को ऐसे अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो तकरीबन 7:45 हो गए, और वीआईपी के जो थे एडमिरल एक, उनके आने का समय हो गया। तो मैं बहुत अचंभे में था कि अभी तक आए नहीं है। तो सडनली भगवान की ऐसी कृपा थी कि वो उनको ट्रेन केवल कोयम्बटूर तक मिली। तो कोयम्बटूर से वो सुबह 3 बजे टैक्सी लेके बाय रोड आए, और किसी प्रकार से वो पहुंच गए जस्ट इन टाइम। मतलब जब वीआईपी अंदर आए परेड ग्राउंड के, उससे 1 मिनट पहले ही उनको कोई लेके अंदर आया। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं अपने पेरेंट्स को देख रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं इस मुकाम तक पहुंचा था, और मैं चाहता था कि वो सामने हो उस वक्त। तो उसके बाद तत्पश्चात जब अवार्ड अनाउंस हुए, और मेरे को 2 ट्रॉफी मिली, मुझे आज भी याद है, बेस्ट इन फ्लाइंग और ओवरऑल बेस्ट प्यूपिल पायलट अपने कोर्स का था मैं। तो मेरे माँ बाप की जो खुशी थी उसका कोई ठिकाना नहीं था। तो वो एक जैसे छोटे शहर से आया हुआ लड़का इस मुकाम तक पहुंचा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। उसके बाद तो फिर कोई सीमा नहीं रही कि मैं बढ़ते गया आगे। और जैसे आपने बताया कि हिमाचल से जो लोग आते हैं, तो अब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि नेवी क्या चीज़ है, नौसेना क्या चीज़ है। तो भारतीय नौसेना को लोग कंफ्यूज करते थे मर्चेंट नेवी के साथ। तो उस ज़माने में लोगों को, बिकॉज इंटरनेट नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं आई थी। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं लोगों को, अपने शिमला के लोगों को और हिमाचल के लोगों को मोटिवेट कर सका। जब भी मैं छुट्टी आता था तो मेरे को यहाँ के लड़के मिलते थे, तो मैं उनको बताता था। तो लेटर ऑन मैंने रियलाइज़ किया कि हिमाचल के कई लोग इस व्यवसाय में और देश की सेवा में नौसेना में भर्ती हुए हैं। और हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि अभी पिछले ही महीने मेरे से तकरीबन 1.5 साल सीनियर वाइस एडमिरल संजय वत्स्यायन है, उन्होंने भारत की नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। वो हमीरपुर के हैं, मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, साथ में कार्य भी हमने किया है कई जगह। तो अभी धीरे धीरे करके लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो हिमाचल में, जैसे मैं जब एयर स्टेशन कमांड कर रहा था मुंबई में, तो मेरे वहीं पे ही काफ़ी लड़के हिमाचल के थे, तो मैं उनको कई बारी बुला के उनके साथ बैठ के चाय पानी चलता था। तो जब मैं शिप में कमांड कर रहा था, तो मैंने नेवल एकेडमी के पास एक बारी हमने अपने जहाज़ को रोका, तो उसमें कई ट्रेनिंग के लिए कैडेट्स आते थे। तो सबसे पहले मैं यही बोलता था कि हिमाचल के लड़के कौन कौन से हैं उनको भेजो। तो वो बड़े गौरवान्वित महसूस करते थे कि उनको शिप के कैप्टन के साथ मिलने का मौका मिल रहा है, चाय पानी हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता था।
तो अभी तो हिमाचल के लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है नौसेना में ही जी। कि मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल केवल देवभूमि नहीं रहा है, अब वीर भूमि भी है। अभी आप देखिए कि रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में ही हिमाचल के कई लड़कों ने कितना बढ़िया काम किया है जी। और मुझे अभी कल ही ज्ञात हुआ है कि एक लड़का तो शिमला का ही है जिसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एयरफोर्स के। तो ये बड़े गर्व की बात है। और जैसे आपने पूछा कि हिमाचल में लड़कों को कैसे प्रेरित किया जाए, तो आप किसी भी सर्विस में जाएं, चाहे आप आर्मी में जाएं, चाहे आप एयरफोर्स में जाएं, चाहे नेवी में जाएं, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। जैसे अभी हमारा अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा का, तो झंडे को देख के एक अंदर से जो भावना आपके अंदर जागृत होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। किसी भी लड़के के लिए। स्कूल से ही ये फाउंडेशन बन जाती है कि वो देश प्रेम में अपने को ओतप्रोत करे, उसके बाद फिर आप फौज में आए, देश की सेवा करें। और स्पेसिफिकली भारतीय नौसेना के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे www.joinindiannavy.gov.in करके आप गूगल कीजिए, आपको पूरी सूचना प्राप्त हो जाएगी किस प्रकार से आप भारतीय नौसेना में आ सकते हैं। अगर आप में क्षमता है और आपके जैसे 70% से ऊपर हैं तो आप बीटेक करे हैं, तो आप बीटेक का एग्ज़ाम जो देते हैं, ओपन एंट्रेंस होता है ऑल इंडिया लेवल, उसमें आप एक सर्टेन परसेंटेज है उस रैंकिंग के ऊपर आएंगे तो आप डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, आप अप्लाई कीजिए। अगर आप अग्निवीर योजना से जवान के रूप में अगर आप सेवाएं देना चाहते हैं तो आप अग्निवीर के अलग उसमें पोर्टल में पूरी जानकारी दी गई है, तो आप आइए। और भारतीय नौसेना में मैं आपको गारंटी करता हूँ, ये नहीं कि क्योंकि मैं नौसेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, बट तीनों सर्विसेज मैंने देखी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और नेवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। वी आर नाउ एक तरीके से हम कह लीजिए कि हम 7वें या 8वें नंबर पे हैं पूरे विश्व में इस वक्त। और ये दिन दूर नहीं है कि कुछ ही जैसे जिस प्रकार से नेवी बिल्डअप हो रही है तो हम कुछ ही दिनों में 200 शिप्स का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे। 300 से ऊपर जहाज, उड़ाने वाले जहाज अभी हमारे पास हवाई जहाज हैं, और कुछ ही सालों में जिस तरीके से प्रोक्योरमेंट हो रही है हम 500 से ऊपर का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे और विश्व में हम कम नहीं तो 5वें नंबर पे आ जाएंगे भारतीय नौसेना। जी जी, आपने बहुत कुछ अचीवमेंट्स अपने बताए कि कौन कौन से क्षेत्रों में अपॉइंट हुए और आपने कितने अच्छे से उन चीज़ों को हैंडल किया। कोस्टल एरिया काफ़ी विस्तृत है हमारा और उन सीमाओं की रक्षा करना भी बहुत ही मुश्किल है। आपने लगभग 25 कंट्रीज़ हैं उनको विज़िट किया और बहुत से आइलैंड्स हैं हमारे, मेन अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की बात की जाए, लोगों को उनकी एग्जैक्टली जो संख्या है उसकी भी हमें नॉलेज नहीं है कि कितनी संख्या है। अगर वो थोड़ा बताएं, और समुद्री सीमाओं की रक्षा करना कितना मुश्किल है जब आप एक बार बाहर निकल जाते हैं समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए, तो कितने टाइम तक आपको बाहर रहना पड़ता है और उस सिचुएशन में पानी के अंदर घर वालों से दूर रहना, काफ़ी समय तक धरती पर पाँव न रखना, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? जी, तो शुरू में ही जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है, जब आप कमीशन हो जाते हैं या जैसे आप अग्निवीर भी भर्ती होते हैं तो आपको शिप में अपॉइंट किया जाता है। तो हमारे जैसे भारत की पूरी कोस्ट लाइन अगर आप गूगल करेंगे तो 6,500 किलोमीटर वर्ग दिखाता है, लेकिन अभी रिसेंटली उसको करेक्ट करके आइलैंड टेरिटरीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। तो अब आप कह लीजिए कि मोटा मोटा तकरीबन 11,000 प्लस किलोमीटर्स हमारी तो पूरी कोस्ट लाइन है देश की जी। और इसमें से जैसे आपने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोगों को शायद ज्ञान ना हो, 572 आइलैंड्स हैं। आप सोच के देखिए कि 572 आइलैंड्स, उनकी सुरक्षा, जिसमें से केवल 38 ऐसे आइलैंड हैं जो इनहेबिटेड है, जहाँ पे हमारे नागरिक रहते हैं जी। बाकी आइलैंड्स में तो कोई रहता भी नहीं है, और उनकी सुरक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, इसीलिए हमारे जो MOD है उन्होंने निर्णय लिया था कई वर्ष पहले 2002 में कि एक अलग कमांड बनाई जाए, ट्राई सर्विसेज कमांड, जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इकट्ठे मिल के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा में लगे हुए हैं। एक अलग कमांड है वहाँ पे। तो जब मैंने भी एक अपॉइंटमेंट वहाँ की है, जब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक नए जहाज का, मेरे को फर्स्ट टाइम कमांड मिला था, INS तिलनचैंग उसका नाम था। आप सोचेंगे ये चाइनीज़ नेम कैसे है, एक्चुअली तिलनचैंग एक आइलैंड है
जो निकोबार द्वीप समूह में ही है, जी। सदर्न जो बेल्ट है अंडमान निकोबार की, उसमें एक आइलैंड है तिलिनचैंग, उसके नाम पे जहाज का नाम रखा गया था। तो हमारे नौसेना में एक ट्रेडिशन है कि जहाज़ों के नाम या तो रिवर्स के ऊपर रखे जाते हैं या आइलैंड्स के ऊपर रखे जाते हैं, तो आप देखिए, या फिर शहरों के ऊपर रखे जाते हैं। जैसे अभी आप देखिए INS सूरत, INS कोची, INS विशाखापट्टनम, INS दिल्ली, INS मुंबई। तो INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसेना पोत। तो ये सभी चीज़ें, चाहे आप अगर ज़मीन पे भी हमारा कोई एयर स्टेशन है या कोई हॉस्पिटल है, तो उसमें भी पहले INS लगना जरूरी है। जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी और इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। नेवी से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स हमारे पास हैं, तमाम दर्शकों को वो दिखाना चाहेंगे। जी। Waves of power. Each vessel a fortress. Aircraft carriers. Stealth frigates and deadly destroyers, all combat ready, armed to defend. Beneath the waves, submarines glide silently. Trained crews monitor every ripple, every sound. The Indian Navy remains ready and stood to not only to protect and preserve our maritime frontiers, but also to promote and pursue national maritime interests wherever they may be. As global security dynamics evolve, the collaboration among the Army, Navy, and Air Force is vital for uniting against multi-domain threats. This collaboration boosts operational efficiency, enabling swift, decisive action in both peace and conflict. The Indian Ocean is the lifeblood of trade, connecting nations and driving global commerce. As the guardian of these waters, the Indian Navy secures vital sea lanes that support India's economy. With unyielding resolve, our forces patrol the waters, ready to confront any looming threat to our maritime interests, while also rendering assistance to ships in distress, even in the toughest situations. Building partnerships across oceans, the Indian Navy is at the forefront in participating in bilateral and multilateral exercises. आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम और बात कर रहे हैं हम भारतीय नौसेना की, जो हमारा गर्व है। सर, आपसे हम बात कर रहे थे 3 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स को कमांड किया आपने, जिसमें से एक के बारे में आप बता रहे थे, तिलिनचैंग के बारे में, कैसे उसका नाम हुआ, बाकी के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, तो ये जब मुझे पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ कमांड करने का वॉरशिप, तो एक छोटा सा शिप था, लेकिन उसके अंदर क्योंकि सब नए नए लड़के थे, तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम लोग बेस्ड थे, तो वहाँ पे म्यांमार से कई स्मगलर्स आते थे, जैसे हमारे, और उससे पहले ऐसे हमारे पास उस वक्त जहाज नहीं थे जो उन स्मगलर्स को पकड़ सकें। तो मुझे पहले ऑपरेशन के लिए भेजा गया था अपने शिप के साथ। तो मैंने उनको, जो वहाँ पे एक हमारा नॉर्दर्न अंडमान के पास एक आइलैंड है, जहाँ पे मैंने उनको पकड़ा, अपने शिप से चेज किया और उनको अरेस्ट करके उनकी बोट को सिंक करके मैं उनको फर्स्ट टाइम लेके आया। तो वहाँ पे बहुत हमारे को गर्व महसूस हुआ कि अब हमने एक स्मगलर्स के मन में एक डर बिठा दिया था कि इंडिया के पास अब वो शक्ति आ चुकी थी वहाँ पे अंडमान में। तो ये एक शुरुआत थी। तो आपने जैसे पूछा कि शिप के अंदर जो होता है, जो एक यूनिट ऐसा होता है कि सारे भारत के प्रांतों के लड़के होते हैं, तो उनके तरह तरह के खान पान और भाषा होती है, लेकिन सबका मोटिव एक ही होता है कि हमने देश की सुरक्षा में अपना पूरा अपने को न्यौछावर करना है। तो इतना अच्छा लगता है शिप के अंदर, क्योंकि आप जब एक बारी समुद्र में निकल जाते हैं तो उसके बाद आपके पास अपने जो आप
25, 30, 40 आपके जहाज में, छोटे जहाज में लोग हैं, वो आप एक यूनिट हैं, तो आप जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। तो वो एक अंदर आपके अंदर से एक भावना जागृत हो जाती है कि मेरे को शिप के थ्रू ही अपनी सुरक्षा करनी है, अपने देश की सुरक्षा करनी है, और एक यूनिट है, मिल के रहना है। क्योंकि उसमें शिप में आप देखेंगे कि क्योंकि वातावरण ऐसा होता है शिप सी में कि जहाज हिलते रहता है, तो शुरू में लोग जो नए नए आए होते हैं उनको आदत नहीं होती है, वो 3-4 महीने में उनको आदत डल जाती है ये। और शिप में हम वॉच सिस्टम फॉलो करते हैं, 4-4 घंटे के लिए ही एक एक जवान को ड्यूटी दी जाती है कि आप बंदूक पे रहेंगे, आप जहाज चलाएंगे, आप इंजन चलाएंगे, आप सामने का देखेंगे, आप पीछे का देखेंगे, पूरा जो है आप मुस्तैदी से, क्योंकि 4 घंटे के बाद फिर आदमी की जो शरीर है वो फिर थोड़ा थकने लग जाता है। तो वो नेवी ने एक वॉच सिस्टम बना रखा है कि 4-4 घंटे का आप वॉच करेंगे। लेकिन जो शिप के मुखिया होते हैं जैसे, उनकी तो ड्यूटी 24/7 है, वो कुछ भी हो जाए तो इमीडिएटली बटन दबता है और आपको वहाँ पे जो ब्रिज होता है जहाँ से कंट्रोल किया जाता है शिप को, वो आपको वहाँ रहना ही पड़ता है, चाहे आपको रात को 1 बजे बुलाया जाए या कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो ये इस प्रकार से ट्रेनिंग होती है, धीरे 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 करके आपको ये अच्छा भी लगने लगता है और आप फिर कॉन्फिडेंस भी आपका आ जाता है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे एग्ज़ाम लिखते हैं और बड़े जहाज में आपको प्रमोट किया जाता है। तो मुझे जैसे, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर स्ट्रीम से था, मुझे आज भी याद है पहला क्षण जब आप हेलीकॉप्टर में फर्स्ट टाइम लैंडिंग करने आते हैं। तो मेरा शिप उस वक्त होता था INS इन्वेस्टिगेटर, सर्वे शिप होता था। तो पहली बारी मैं चेतक हेलीकॉप्टर में जब उड़ के अंडमान के पास ही मेरे को क्लियरेंस दी गई थी, तो फर्स्ट टाइम मेरे को क्लियर किया गया। तो आप ऊपर से देखते हैं तो एक डेक इतना सा लगता है जैसे माचिस की डबिया होती है। तो आप बड़े हैरान होते हैं कि उस वक्त आप जाएंगे और धीरे धीरे करके आपको उस हेलीकॉप्टर को उसके डेक के चलते हुए जहाज के ऊपर आपको लैंड करना है। तो वो मेरे लिए एक, आप कह लीजिए जैसे मुझे जो भी अवार्ड मिले थे ट्रेनिंग में, उसके बाद एक और मेरे लिए माइलस्टोन ये था कि मैं फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर को मूविंग शिप पे डेक के ऊपर लैंड किया। तो वो मुझे आज भी याद है, वो क्षण जब मैं 1991 में अंडमान में हमारा शिप डिप्लॉयड था, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर से उस पे लैंड किया था। जी, फ्लाइंग की बात हो रही है सर, फिर से रुकना चाहूँगी। 2000 आवर्स आपने फ्लाइंग की है, तो 2000 घंटे फ्लाई करना कोई आसान काम नहीं है और बड़े ही गर्व की बात है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आपने तीनों स्तर पर कार्य किया है, चाहे थल सेना है, वायु सेना है, चाहे आप समुद्र की बात करें, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा फ्लाइंग का? और बाकी जो आप बता रहे थे। जी, मैंने जैसे आप फ्लाइंग में मैंने पहले चेतक हेलीकॉप्टर में फ्लाइंग किया। लेटर ऑन जब मैं लेफ्टिनेंट कमांडर बन गया, तो जैसे आर्मी में मेजर होते हैं इक्विवेलेंट, तो मेरे को कन्वर्ट किया गया। मैं कामाउ 28 हेलीकॉप्टर में, जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है, और वो पनडुब्बियों को ही विशेषकर समुद्र के नीचे जो रहती हैं उनको ढूंढ के उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसका रोल होता है। तो उसमें फ्लाइंग किया। तो फिर तत्पश्चात सबसे बड़ा एक मोमेंट आता है पायलट के उसमें, कि जब आप रात को नाइट में एक चलते हुए जहाज पे आप हेलीकॉप्टर को लैंड करें। जब आपको शायद कई लोगों को मालूम भी होगा कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग USA के जो एस्ट्रोनॉट थे, जो फर्स्ट टाइम मून पे गए थे, तो उनको किसी पत्रकार ने वापस आए तो पूछा कि आपको कैसा लगा, कि बड़ा ही रोमांच आया होगा और बहुत ही चैलेंजिंग आपने ये किया होगा। तो उन्होंने कहा कि this was nothing in compare to the deck landing at night which I have done in my career. So he was also a naval aviator. नेवी के ही वो पायलट रह चुके थे US नेवी में। तो वो जो रोमांच है और वो जो एक तरीके की जो आपको फीलिंग आती है अंदर से अचीवमेंट की, वो जब आप रात के टाइम में, पूरी अंधेरी रात में, एक जैसे मैंने आपको बताया दिन में तो माचिस की डिब्बी के जैसा लगता है समुद्री जहाज, लेकिन रात को एक माचिस की डिब्बी की लाइट जली हो जैसे, ऐसे एक आपको सिर्फ रोशनी दिखती है और उसके अंदर आपको हेलीकॉप्टर के डेक को ढूंढ के उसके ऊपर जहाज को लैंड करना हो, तो वो एक अलग ही एक दुनिया है। और वो आनंद आप महसूस तभी कर सकते हैं जब आप खुद करें उसको। तो वो एक चैलेंज होता है, और इतना सपोर्ट स्टाफ होता है ग्राउंड पे भी, मेंटेनेंस होते हैं जहाज के, वो सब सपोर्ट करते हैं आपको। तो एक अलग किस्म का रोमांच है वो। फिर आपको मैं बताऊं, जैसे
बाद में आप बड़े जहाज़ में जाते हैं, तो मुझे मौका मिला कि कैडेट ट्रेनिंग शिप INS सुजाता का भी मैंने कमांड की थी जी। तो वो उस जहाज़ में फिर उस स्टेज पे आके आपको मौके मिलते हैं कि आप बहुत विदेश की यात्राएं करें। तो नेवी में ये बहुत आराम से, जैसे कई लोग शिप्स में होते हैं तो उनको कभी भी मौका मिल जाता है कि सडनली आपको ऊपर से सिग्नल आएगा नेवल हेडक्वार्टर से कि आपके शिप को बोला जा रहा है कि आप सिंगापुर जाइए, जापान जाइए, जी। और मिडल ईस्ट में कहीं भी डिप्लॉय हो सकते हैं, इंडियन ओशन में कहीं पे भी। तो अभी हमने हमारे जितने फ्रेंडली नेशंस हैं उनके साथ हमारे समझौते हैं, तो हम वहाँ जाके जैसे अपनी तेल की पूर्ति करनी है, तेल भरना है, राशन भरने हैं, क्योंकि लिमिटेड राशन होता है खाने के लिए लोगों के लिए। जी। तो कुछ ना कुछ जैसे आपको 10 से 15 दिन के बाद आपको जाना ही पड़ता है किसी पोर्ट में, जी। आपको रिफ्यूलिंग के लिए या राशनिंग के लिए। जी। तो उस क्रम में मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे मौका मिला कि मैं जब थोड़ा सा सीनियर हुआ तो मैं फ्लीट स्टाफ में भी था हमारे पूर्वी बेड़े के, तो उसमें मैं जापान से लेके कोरिया और फिलीपींस और थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सभी देशों में हमारे को जाने का मौका मिला। तो वो एक अलग किस्म का एक एक्सपीरियंस है, एक रोमांच होता है वहाँ पे जब आप जाते हैं बाहर। तो 3 दिन के लिए कम से कम जहाज़ जाता है। जी। पहले दिन तो वहाँ पे आप जाएंगे तो उनके साथ एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, प्रोग्राम होते हैं। तो फिर उसके बाद स्पोर्ट्स के हमारे मीट होते हैं, उनकी जैसे बास्केटबॉल टीम होगी, वॉलीबॉल टीम होगी, वो हमारे जवानों के साथ, अफसर लोगों के साथ टीम बनती है, मैच खेलते हैं। तो उस प्रकार से एक अलग अनुभव होता है उनकी फैसिलिटीज़ देखने का। फिर आप बाहर जाते हैं, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग भी कर लेते हैं, और जो उन 3 दिनों में जो एक एक्सपीरियंस होता है उनके साथ इंटरेक्शन करने का और उनकी नौसेना के साथ बाद में एक्सरसाइज करने का, वो एक अलग ही मज़ा है उसमें, क्योंकि आप उनके जितने तरीके हैं, तौर तरीके हैं एक्सरसाइज करने के, उनसे आप सीख लेते हैं। तो लेटर ऑन आपको बाद में ये चीज़ें युद्ध में काम आती हैं। तो ये एक अलग एक्सपोजर होता है भारतीय नौसेना में। आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं, आप देखते हैं उनके रहन सहन, तौर तरीके, वहाँ की इकोनॉमी कैसे चल रही है, लोगों से खान पान कैसा है। ये एक आपको मैच्योरिटी आपकी पर्सनालिटी में बिल्डअप करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जी, आपने लड़ाई की भी बात की। तो जब युद्ध होता है तो नौसेना किस तरह से कार्य करती है, कितने सक्रिय आप हो जाते हैं, और युद्ध के अलावा बहुत से सीक्रेट ऑपरेशंस भी होंगे जिसमें आपने किसी में भाग लिया, कोई कहानी या कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे तमाम दर्शकों के साथ? मैं सौभाग्यशाली था कि जब मैं कमीशन हुआ 1989 में, तो मुझे मार्च 1989 में ही श्रीलंका जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तब हमारी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF वहाँ पे डिप्लॉयड थी। तो हम लोग बैटिक्लोआ करके क्षेत्र है, वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट हुई। 2 हेलीकॉप्टर थे नौसेना के वहाँ पे, चेतक हेलीकॉप्टर। तो उनमें हमने रेट्रोफिट करके मशीन गन लगाई हुई थी और आर्मी के गनर को हम पीछे बैठा के हम फ्लाइंग करते होते थे। तो हमारी जो दायित्व था उस वक़्त की, पूरा नॉर्दर्न श्रीलंका, तलाईमनार से लेके नीचे बैटिक्लोआ के साउथ में एक पुट्टुविल करके जगह थी, वहाँ तक पूरे क्षेत्र की हम निगरानी रखते थे, क्योंकि LTT का उन दिनों में बड़ा दबदबा था। तो उनके समुद्र की ओर से वो लोग अटैक ना कर पाए, हमारे जितने जवान वहाँ पे आर्मी के और एयरफोर्स के मौजूद थे। तो हमारा दायित्व वो होता था। तो उस वक़्त मैंने काफ़ी एयरफोर्स के साथ और श्रीलंकन एयरफोर्स के साथ और इन भारतीय सेना के साथ हमने वहाँ पे ऑपरेशंस किए। तो वो एक अलग किस्म का रोमांच था। उस वक़्त हम लोग यंग होते थे। तो एक मुझे याद है कि हमारे को रात को तकरीबन 11 बजे हम नाइट फ्लाइंग कर रहे थे बैटिक्लोआ में। तो एक हमारे जो जनरल साहब थे वहाँ पे इंडियन आर्मी के, मेजर जनरल अशोक मेहता, जहाँ तक मेरी मेमोरी ठीक है, तो उन्होंने हमारे को मैसेज भिजवाया कि एक आर्मी के पेट्रोल को एम्बुश कर लिया गया है और वहाँ पे माइन ब्लास्ट हुआ है। तो एक जवान की टांग निकल गई थी और एक की आंख उड़ गई थी। तो हमारे को बोला कि इनको इमीडिएटली रेस्क्यू कर सकते हैं आप। तो हमारे को भी ये पहले बार ही मौका मिला था, क्योंकि रात के टाइम में चेतक
इक्विप्ड नहीं था, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं थी इस कार्य को पूरा करने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे अपने जवान थे तो हमारे अंदर से एक जैसे जज्बा था कि हमने किसी भी तरीके से उनको निकालना है जी। तो हमारे जो फ्लाइट कमांडर थे उन्होंने थोड़ा बहुत हमें ब्रीफिंग की, हुक्म दिया कि ये करेंगे हम। तो हम 2 हेलीकॉप्टर निकल गए और अंधेरे में हमारे को जगह का भी ज्ञान नहीं था तो हमने एक आर्मी के अफसर को बैठा के हम लेके गए। फिर उसने हमारे को जनरल बताया तो वो चारों तरफ से वो घेरा हुआ था पेट्रोल पार्टी को, लेकिन कोई जगह भी नहीं थी लैंड करने की। तो हमारे जो फ्लाइट कमांडर साहब थे वो उन्होंने पहले एक जहाज़ को उतारा तो उन्होंने एक जवान को उठाया और फिर मेरे को बोला कि आप दूसरे जहाज़ में दूसरे को उठाइए। तो मैं फ़र्स्ट टाइम रात को डार्क नाइट में पेड़ों के बीच में जहाज़ को धीरे धीरे करके लैंड करके हमने दूसरे जवान को भी निकाला। तो पूरा लथपथ हो रखा था खून से और मैं आपको बता नहीं सकता कैसा दृश्य था। लेकिन उसके बाद जब हमने उनको हेलीकॉप्टर से निकाल के और हम उनको हॉस्पिटल तक, वहाँ जो बेस हॉस्पिटल बैटिक्लोआ में क्रिएट किया गया था, वहाँ पे उनको हमने रात को सुरक्षित पहुँचाया। तो एक बहुत ही अंदर से सेटिस्फैक्शन हुई कि हम अपने जवानों की सुरक्षा कर पाए। और अगले दिन फिर उनको हम हॉस्पिटल में मिलने गए तो बहुत वो लोग भी बहुत खुश थे और हमारे को भी अंदर से एक अचीवमेंट की हो रही थी कि हमने इनकी जान बचाई। तो इस प्रकार के ऑपरेशन होते रहते हैं। और अब कमिंग बैक टू दी इंडियन नेवी की, जैसे भारतीय नौसेना में फिर जहाज में आप कैसे तैयारी करते हैं युद्ध स्तर के लिए, तो हम जब भी सेल करते हैं तो हमेशा हमारा जो एक पूरा टाइम टेबल बना होता है कि आपने निकलते ही ये चीज़ें करनी है, उसी हिसाब से वो चलते जाते उसी क्रमश में चीज़ें होती रहती हैं, एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, सबमरीन्स के साथ होती हैं, एयरक्राफ्ट के साथ होती है। 2 टीम में बना देते हैं जहाज़ को, दूसरा एक रेड फोर्स बन जाती है, एक ब्लू फोर्स बन जाती है और वो एक दूसरे को ढूंढते हैं और मिसाइल अटैक करते हैं। ये सब चलते रहता है तो काफ़ी रोमांच भरा एक एटमॉस्फेयर होता है एक जब आप सेल करते हैं तो। और भारतीय नौसेना में हम इस प्रकार नहीं है कि मर्चेंट नेवी में जैसे हम चले जाते हैं कि 2 महीने चले गए, 3 महीने चले गए और कोई खबर ही नहीं है। तो यहाँ पे हम जैसे 10-15 दिन के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर वापस लौट आते हैं, ताकि क्योंकि फैमिली भी होती है आपकी, तो एक बैलेंस्ड लाइफ होती है आपकी नौसेना में, तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलता है। और क्योंकि हमारे स्टेशंस ऐसे हैं नेवी में, जैसे मुंबई हो गया, कोच्चिन हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, गोवा हो गया, तो और इस प्रकार के स्टेशंस है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अभी हमारा एक बहुत बड़ा बेस बना है कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में, गोवा के साउथ में कारवार। तो कारवार में आपको अगर कभी मौका मिले तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको वो लगेगा एक अलग ही कंट्री है, एकदम फॉरेन कंट्री की तरह। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है भारतीय नौसेना का, सी बर्ड के नाम से ये प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हमारे एकदम लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है और शिप्स बेस्ड हैं। बहुत ही मुझे भी एक मौका मिला था जब मैं प्रमोट हुआ था कैप्टन, और जो मेरे को कैपिटल शिप की कमांड मिली INS आदित्य की, जो तेलवाहक जहाज है, जो अभी आपने दिखाया भी था अपने वीडियो में, जो अंडरवे रिप्लेनिशमेंट बोलते हैं कि सी में ही चलते चलते एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहा है, उसके साथ में ये जहाज आ जाता है, वो उनको तेल ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि तेल की खपत बहुत होती है सी में। तो उस जहाज को वो उन दिनों में कारवार में बेचता, तो शुरू में तो मुझे भी मौका मिला कारवार में अपनी सेवाएं देने का। जी सर, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। हर घर तिरंगा अभियान चला हुआ है, लोग अपनी सेल्फी अपलोड कर रहे हैं और तिरंगे के साथ सेल्फी तो ले रहे हैं, लेकिन तिरंगे का इतिहास पता होना भी बेहद ज़रूरी है। अपने तमाम दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, जो मैं विशेष करके फ़ौज की बात करूँगा, तो चाहे वो थल सेना हो, नौसेना हो या वायुसेना हो, तिरंगा हमारे लिए तो बिल्कुल दिल के समीप है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे किसी भी यूनिट में चले जाइए, अगर आप किसी युद्धपोत में, वॉरशिप में जाते हैं, तो सबसे आगे आप देखिए कि कोई भी फ़ोटो उठा के देख लीजिए तो सामने तिरंगा लगा होता है। वो एक ऐसा प्रतीक है कि जिसके लिए आप मर मिटने को तैयार होते हैं। तो हाँ, इसी प्रकार राष्ट्रीय की जो तिरंगे की जो भावना अंदर से आपके जागृत होती है, वो आपको बयान नहीं की जा सकती। और जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को स्कूल में भी अभी हर घर तिरंगा अभियान जो हमारी सरकार ने शुरू किया है, बहुत ही मैं कहता हूँ बेहतरीन एक प्रोग्राम है।
और सबको इससे बंधना चाहिए, क्योंकि जब आप राष्ट्रीय ध्वज की तरफ देखते हैं तो जो अंदर से भावना आपके जागृत होती है वो एक अलग किस्म की है कि आपको इकट्ठा करती है। अभी कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे देश का तिरंगा कैसे बना। तो एक हमारे फ्रीडम फाइटर होते थे जो इंडियन आर्मी में ब्रिटिश टाइम में थे, उनका नाम था पिंगाली वेंकैया जी। वो उन्होंने 19 वर्ष की आयु में ही इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दी थी जी। उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो वो उनको अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि झंडे को देख के एक भावना जागृत होती थी, तो वो उन दिनों में ब्रिटिश फ्लैग होता था यूनियन जैक, तो उसको वो सल्यूट करना नहीं चाहते थे जी। तो वो कहते थे कि मैं इस झंडे को सल्यूट क्यों करूं, मैं अपने देश के झंडे को क्यों ना सल्यूट करूं। तो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का पूरा जो डिज़ाइन था वो बनाया जी। और 1921 में ये बनाया गया था, आज़ादी से कई साल पहले। और 22 जुलाई 1947 जब हमारा देश आज़ादी के कगार पे था, 15 अगस्त को आज़ादी हुई थी, तो 22 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया था। तो ये जानकारी जैसे आजकल गूगल पे उपलब्ध है, तो बच्चों को ये जरूर पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल में। और ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, हर घर तिरंगा। आज सुबह मैं भी अपने घर में तिरंगा फहरा के आया हूँ। और ये ना केवल खाली 15 अगस्त या 26 जनवरी को, ये एक अभियान बनना चाहिए कि हमारे को हर वक्त, हर महीने कम से कम एक बारी तो अपने घर में तिरंगा फहराना ही चाहिए। तो जो राष्ट्र को इकट्ठा करेगा, जैसे आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में एक फीलिंग थी, सभी सपोर्ट कर रहे थे जी। देश को, वो तभी आती है अगर आप में अंदर से ये भावना जागृत हो। और ये हर घर तिरंगा अभियान जो है, ये हमारी भावना को ही जागृत करता है कि हम इकट्ठे हो जाएं एक ध्वज के तले। बिल्कुल। रूपन बेम्बे जी, आप कार्यक्रम में आए और अपने इतने ख़ास अनुभव हमारे तमाम दर्शकों के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे इजाज़त, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं।